समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. हेलो, सलाम, नमस्कार। हमारे साप्ताहिक शो शेखर से सवाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पे हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता आप सबके देश और दुनिया के सवाल लेते हैं। शेखर, आपको पता है इस वक्त हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड हैं जियो पॉलिटिक्स में। तो सबका इंटरेस्ट है ही, और आपके सीटीसी बहुत लोग बहुत ही दिलचस्पी से और बहुत ही क्लोजली फॉलो भी कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे सवाल इस वक्त ईरान, यूएस पे आए हैं। तो मैं पहला सवाल ईरान के साथ ही शुरू करती हूँ। ये सवाल विभव ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के क्राइसिस को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इंडिया को एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भेजना चाहिए ताकि वेसल्स को वहाँ से एस्कॉर्ट कर सके, शायद कुछ यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर, अगर वो इंटरेस्टेड हो? क्या इससे यूएई जैसे गल्फ कंट्रीज के साथ हमारी दोस्ती या अलायंस स्ट्रांग हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये कि इससे अलग बात है, लेकिन क्योंकि आपने मेंशन किया एयरक्राफ्ट कैरियर का, जो पर्शियन गल्फ है ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स की टेरिटरी नहीं है। क्योंकि अगर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसमें 31 किलोमीटर है, फिर तो एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों तरफ से सिटिंग डक है, क्योंकि वो तो इतना बड़ा जहाज है, तो बहुत तेज जा नहीं सकता जहाज, तो इन एनी केस कोई 150 किलोमीटर की स्पीड से नहीं चल सकता। और उसके साथ उसके एस्कॉर्ट चाहिए, बहुत तामझाम होता है। मतलब बारात होती है पूरी एयरक्राफ्ट कैरियर की। उसके साथ जैसे अमेरिकन सुपर कैरियर्स हैं, उनके साथ तो 8, 10, 12 जहाज होते हैं, नीचे सबमरीन्स भी होती हैं, हमारे भी 3-4 डिस्ट्रॉयर्स वगैरह होते हैं। तो ये इसको हम बोलेंगे कैपिटल एसेट है। तो पर्शियन गल्फ एयरक्राफ्ट कैरियर ले जाने की जगह नहीं है, और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर इतने बड़े हैं भी नहीं कि जिनका दूर से रह के बहुत असर हो पाए। लेकिन हमारे पास और शिप्स हैं, हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं, हमारे फ्रिगेट्स हैं, उन सबको भी अभी वहां जाने की जरूरत नहीं है। वहां जो जरूरत है अभी माइन स्वीपर्स की ज्यादा है। क्योंकि ईरान की नेवी तो कोई बची नहीं है। तो 2 चीजें चाहिए वहां पे। एक तो ये कि अगर दूर से कोई ड्रोन आ रही हो या मिसाइल आ रहा हो तो उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएं और उसको रास्ते में रोक पाएं। और दूसरा ये कि जो माइंस पानी में डाली हुई है, माइंस चीपेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो लिम्पेट माइंस होती हैं। लिम्पेट एक जानवर ही होता है समुद्र का जो चिपक जाता है। आप देखिए कोई भी नाव उठाएंगे समुद्र में से, साइड पे देखेंगे उसमें चिपके होते हैं, वो समुद्र के जानवर होते हैं, लिम्पेट कहते हैं, चिपक गए लिम्पेट से। बल्कि मुझे याद आया, एक बार राजीव गांधी ने बोल दिया था पार्लियामेंट में कि अपोजिशन के नेताओं को कि यू आर स्टिकिंग टू योर चेयर्स लाइक लिम्पेट्स। तो उसके ऊपर इतना बड़ा कांड हो गया। आजकल तो कितनी गाली गलौज होती है पार्लियामेंट में उस इतनी बात पे कि उन्होंने लिम्पेट कैसे कह दिया, चिपके हुए हो। तो लिम्पेट माइंस होती हैं। क्योंकि माइन का मतलब क्या होता है कि लिम्पेट का, कि उसको चिपका देते हैं शिप के सरफेस से। कोई कमांडो जाके, मरीन कमांडो पानी के नीचे जाके कर सकता है। या ईरान के पास ये बहुत छोटी छोटी सबमरीन्स हैं जिसमें 1-2 आदमी जाते हैं, कुछ अनमैन्ड भी हैं जो जाके टकरा सकती हैं। तो ये खतरे अलग तरह के हैं वहां पे किसी इतनी नेवीज का जाना जरूरी नहीं है। सिर्फ ये है कि जब वहां से टैंकर्स निकले, तो मान लीजिए अब 4 टैंकर की 5 टैंकर का एक कॉन्वॉय बना दें, तो उसके आगे पीछे से कुछ डिस्ट्रॉयर्स, कुछ माइन स्वीपर्स जाएं, और खास करके एक साइड पे जाएं, हिम्मत हो तो ईरानियन साइड पे जाएं वहां पे, कि वहां पे उनको रोक पाए ताकि इस साइड से टैंकर्स निकल पाए। तो ये लग रहा है कि अगले 2-3 दिनों में, और 2-3 दिनों में तो नहीं तो हफ्ते में, कुछ ये टैंकर कॉन्वॉयज चलने शुरू होंगे। क्योंकि ट्रंप ने पहले बोला था कि मैं शुरू करूंगा, लेकिन फिर उसने बोला कि आप सब लोग आइए जो मेरे नेटो एलाइज हैं, और जापान भी जिनको फर्क पड़ता है, चाइना भी जिनको यहाँ से एनर्जी चाहिए, सब आइए। देखिए, एक बात समझने की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हो रहा है, जो रुकाव पड़ा है, उसका सबसे बड़ा असर यूरोप को नहीं हो रहा है, और उसका सबसे बड़ा असर अमेरिका को तो बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। उसका असर पूर्वी एशिया के देशों को हो रहा है। ये वहां से पूर्व के देशों को हो रहा है। तो जो दुनिया भर में सबसे बड़े एनर्जी इंपोर्टिंग देश हैं,
वो चीन है, जी चीन के बाद भारत है, जी। फिर जापान के पास तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, हमारे हम्म। पास तो फिर भी 10-12% है, जापान के पास तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। जापान है, कोरिया है, कोई ऑयल नहीं है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया के पास कुछ है, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, इन सबको ये तेल के ऊपर निर्भरता है Right. और उनको ये चाहिए। जी तो ट्रम्प ने कहा कि आप भी सब लोग आइए, कोशिश कीजिए खोलने की। अब चीन ने कहा हम तो क्यों आए, ये तो सॉवरेनिटी है, जिस जो प्रभुसत्ता जिसकी जहाँ पे वो काम करेगा, हम क्यों कहीं पे जाएं। क्योंकि चीन के लिए इस टाइम बड़ा मजा है, चुपचाप बैठ के वो तमाशा देख रहे हैं, पॉपकॉर्न साथ में रखे हुए हैं, और उनको तेल की कमी होती है पर इतनी नहीं होती है क्योंकि उनकी पाइपलाइंस हैं Right. रूस के साथ, उनके लैंड बॉर्डर्स हैं रूस जी। से, और वहां से उनको तेल और गैस दोनों वहां से आ रहे हैं। तो अब कल रात को एक यूके एम्बेसी जो है वॉशिंगटन में, उसने एक स्टेटमेंट इशू किया जो अपनी स्क्रीन पे आप देखेंगे। उस स्टेटमेंट में कहा गया कि कई ये देश जिनको ट्रम्प ने पहले कहा था, जापान भी उसमें शामिल किया है, वो अब इसके लिए तैयार हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब खोलने की कोशिश की जाएगी तो वो भी उसमें अपना योगदान दें। तो वो लोग करेंगे, हमें अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि उसमें हम जाके कोई एक तरह से बेलिजरेंट बन पाए, Right. वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे शिप बाहर आते हैं हम उनको एस्कॉर्ट करें, हम बाकी देशों की शिप्स को एस्कॉर्ट कर सकते हैं। इससे अच्छा हम जो बाबल मंडप की तरफ है जी जहाँ मिसाइल्स वगैरह आते हैं, वहाँ पे जाके, वहाँ पे हमारे शिप्स ऑलरेडी हैं बाबल मंडप की जगह, तो वहाँ पे हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारी नेवी को वहाँ पे घुस के इसमें रिस्क की बात नहीं है। जी नेवी है, अब फौज है, फौज में रिस्क तो होता ही है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि अभी आप ईरान और खाड़ी देशों के बीच में, जीसीसी देशों के बीच में, हालांकि रुझान भारत का अब साफ जीसीसी की तरफ है, जी क्योंकि जिसको मैंने एक बार देखा भी कि इंडिया हैज पिक्ड ए साइड। तो साइड थी कि ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है दो में डिवाइडेड है, एक ईरान का है और ईरान के साथ कुछ लोग हैं पर ज्यादा नहीं है मुस्लिम देशों में, दूसरी तरफ अरब देश है, खास करके जीसीसी देश हैं। तो भारत का जो इंटरेस्ट है, भारत ने वो साइड चूज की है, जी जीसीसी देश और साथ में इजराइल। जी और आप देखिए उसके पहले I2U2 भी बना था, जी तो I2U2 में 2 I तो इंडिया और इजराइल हैं और 2 U UAE और USA हैं। और ऐसे एब्राहम अकॉर्ड्स पहले बना था, तो उसके अंदर UAE जिसमें दुबई है, दुबई अबू धाबी, UAE, बहरेन, मोरक्को, सूडान, ये 4 थे। और उसके अलावा फिर औरों को भी ऐड करने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरेबिया का भी एक बार तो होने वाला नज़दीकी मामला था, लेकिन फिर वो 7 अक्टूबर 2023 के मैसेकर हो गए। अगर वो नहीं हुए होते तो अब्राहम अकॉर्ड में शायद सऊदी अरेबिया भी आ गए होते, और उसके बाद फिर और रास्ते खुलते। एक जो IMEC की हम बात कर रहे हैं, इंडिया मिडल ईस्टर्न कॉरिडोर, जो यूरोप तक जाएगा, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, और ऐसे ही कुछ और प्लान्स भी हैं, नई पाइपलाइंस हैं, रेलवेज हैं। तो भारत ने अपना जो इंटरेस्ट है वो इस तरफ दिखाया है, लेकिन भारत को ये नहीं चाहिए कि वो इस लड़ाई में कोई तरीके से एक बेलिजरेंट नजर आए। राइट सर, अब हम जीसीसी कंट्रीज की बात कर रहे हैं और हम वेस्ट एशिया की भी बात कर रहे हैं, और इस वक्त जो रिलेशनशिप्स हैं इन सब कंट्रीज के वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। अगला सवाल संकल्प का इसी पे है। वो पूछ रहे हैं ईरान के पड़ोसी अरब देशों पर हमलों के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कोई भी इस वक्त ईरान से खुश नहीं है, इन अटैक्स को अनप्रोवोक्ड माना जा रहा है। पॉलिटिकल इस्लाम के, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इस्लाम के 2 पिलर्स हैं, वेस्टर्न डिफायंस और अरब डोमिनेंस, और अब ये दोनों रूल्स जो है एक तौर पे टकराव में आ चुके हैं। देखिए, दोनों रूल्स भी नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न डिफायंस जो पॉलिटिकल इस्लाम में है वो सिर्फ ईरान में है, उसके अलावा किसी देश में अमेरिकन डिफायंस नहीं है। अब देखिए, बड़े बड़े जो मुस्लिम देश हैं, पाकिस्तान दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी और इस्लामिक देश भी है, वो अमेरिका डिफायंस छोड़ दीजिए, वो तो बिल्कुल ही अमेरिका की क्लाइंट स्टेट है 1955 से शुरू होके, कभी भी नहीं। वो तो एकदम उसका सैंचो पैंजा जिसको बोलते हैं वही है। तो वो तो अमेरिका में किसी का भी राज हो, पाकिस्तान उसका एक क्लाइंट स्टेट है। और आप देखें कि 2001 में जब 9/11 हुआ और 2011 जबकि ओसामा बिन लादेन वहां पाया गया,
10 साल में पाकिस्तान को $22 बिलियन, पाकिस्तान की छोटी सी इकोनॉमी है, इंडिया से 10वां हिस्सा है, $22 बिलियन एड मिली, सिविलियन भी और आर्मामेंट्स की भी। तो पाकिस्तान तो क्लाइंट स्टेट है, इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है। सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया में है, वो तो अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहता नहीं, उनका तो कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे इतने हिंदू भी खुश रहते हैं, कल्चर भी उनके मिक्स्ड है, बाली है वो हिंदू है, और वो वहाँ पे कभी उन्होंने उसमें भेदभाव नहीं होने दिया है। वो दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे, तो सबसे बड़ी वहाँ पे है। दूसरी मैंने आपको बता दी, फिर बड़ी जो मुस्लिम पॉपुलेशंस हैं, आप देखिए कि इजिप्ट है, इजिप्ट अमेरिका का एलआई है, इराक है, वो भी बड़ी पॉपुलेशंस में है। इराक एक तरह से, हालांकि ईरान का बहुत इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की मेजॉरिटी आबादी शिया है, लेकिन अमेरिका की बेसिस है वहाँ पे। टर्की एक और बड़ा मुस्लिम देश है, वो तो नेटो का सदस्य है, चाहे वो अर्दोआन जो मर्जी कहें, बोले मैं ऑटोमन, लेकिन है तो वो नेटो मैन, ऑटोमन नहीं है। तो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हैं वहाँ पे, जो इंसर्लिक एयरबेस है टर्की में, वो अमेरिका के 60 फ्री फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे हुए हैं। तो बल्कि अमेरिका के अपने यहाँ से बाहर और यूरोप से बाहर यही बॉम्ब है सिर्फ रखे हुए हैं, और उन्होंने यूरोप से बाहर कहीं न्यूक्लियर वेपन्स अपने नहीं रखे हैं, अमेरिका में या यूरोप में। तो ये एंटी अमेरिकनिज्म उसका एक पिलर नहीं था। जो दूसरा पिलर आप कह रहे हैं अरब डोमिनेंस, वो भी नहीं था, क्योंकि वो एक कंटेस्टेड जगह है, वही तो कॉन्टेस्ट है खाड़ी में, क्योंकि खाड़ी में अगर आप पर्शियन गल्फ देखें तो एक किनारे पे जीसीसी के अरब देश हैं, दूसरे तट के साथ साथ सिर्फ ईरान है, एक तरफ सारे अरब देश हैं जीसीसी के जो 6 देश हैं, और ये 6 देश की आबादी कुल मिला के ईरान की आबादी से 2/3 है, इनकी करीब 6.25 करोड़ है, ईरान की 9.25 करोड़ है। और ये जहाँ खाड़ी खत्म होती है वहां पे आप देखिए क्या आता है, बसरा आता है, वो जो इराक की नदियां हैं, यूफ्रेटिस, टाइग्रिस, उनका पानी वहां पे आके गिरता है, तो वहां पे इराक शुरू होता है। तो ये अरब वर्सेस पर्शियन ये बहुत समय से चल रहा है, और ये एक बात और भी अलग है कि अरब वर्सेस पर्शियन जो है वो सुन्नी वर्सेस शिया भी हो जाता है एक तरीके से। वो पहले ज्यादा प्रोनाउंस था, बल्कि जबकि सऊदी अरेबिया एक तरह से सुन्नी वहाबी इस्लाम एक्सपोर्ट कर रहा था दुनिया भर में। अब वो मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद खास करके, उसके पहले भी बंद कर दिया था, लेकिन उनके आने के बाद खास करके उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। ये बंद हुआ था 9/11 के बाद, क्योंकि 9/11 में लगा कि ये इंडोक्ट्रिनेशन जो हो रही है, क्योंकि उसमें ज्यादा लोग तो सऊदी और इजिप्शियन, उसमें कोई अफगानिस्तान से तो गया नहीं था, कोई मुजाहिदीन तो गया नहीं था उसके अंदर, यही लोग थे। तो लगा कि ये जरूरत से आगे पहुंच गया है। हमारे यहाँ भी कश्मीर में बहुत शरारत करी है सऊदी पैसों के साथ और सऊदीज के साथ, क्योंकि सऊदीज अपना वर्जन ऑफ इस्लाम एक्सपोर्ट कर रहे थे और ईरानियंस अपना वर्जन ऑफ इस्लाम एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो ये कंपटीशन डबल था। इस समय जो है, इस समय ये कंपटीशन मिलिट्री हो गया है, जो कि पहले नहीं था। पहले सिर्फ इधर बहस हुई उधर बहस हुई। अभी आप देखें जब सीज हुआ था मक्का का, तो उस सीज में भी एक आदमी ने खड़े होके बोला कि मैं महदी हूँ, मैं आ गया हूँ, और मेरे साथ सब लोग आ गए, क्योंकि शिया बिलीफ में एक दिन महदी आएंगे जो उनके 12वें इमाम है। दैट इज, मतलब कम से कम व्यू तो ये है, और ये कहा गया है कि जब तक वो आएंगे तब तक जो आयतुल्ला हैं वो उनकी जगह सुप्रीम अथॉरिटी होंगे, ये उनकी आइडियोलॉजी है। तो वो टेंशंस अरब्स की और पर्शियंस की या ईरानियंस की चलती रहती है। उसमें ये अरब सुप्रीमेसी नहीं है, अरब सुप्रीमेसी कभी हुई भी नहीं है, और मैं कहूँगा कि कभी हो भी नहीं सकती है, क्योंकि उनके पास इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है। अब अरब कंट्री जितने आप देखें, उनके पास जितना ऑयल है, उनका जो लाइफस्टाइल बनाया है, अपनी इकोनॉमीज बिल्ड करी हैं, वो सब उन्होंने बाहर से लोग बुला के करी हैं। अगर आप कतर देखें, अपनी आबादी तो 4 लाख से भी कम है उनकी, बाकी 30-35 लाख जितने भी हैं वो सब बाहर से मंगाए हुए हैं। ऐसे ही अगर भारत के इस समय करीब 95 लाख लोग मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं,
तो उनमें से कोई ईरान में तो काम नहीं कर रहा है, टर्की में नहीं कर रहा है, इजिप्ट में नहीं कर रहा है, होंगे कुछ 100 लोग, लेकिन करीब 95 लाख लोग अरब कंट्रीज में काम कर रहे हैं। तो अरब कंट्रीज का ये कहना कि वहां पे उनकी सुप्रीमेसी होगी, वो सुप्रीमेसी का एक समय नोशन था जबकि सऊदी अरेबिया वहाबी इस्लाम एक्सपोर्टिंग देश था। वो तो करीब 25 साल पहले उन्होंने रोक दिया, जिसको कहते हैं दे गॉट ऑफ दैट कर्व। और अब MBS के आने के बाद तो उन्होंने सबसे पहले हिजाब बंद किया, फिर उसके बाद उसने महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत दी। उसके पहले महिला कोई बिना अपने परिवार के मेल सदस्य के बिना बाहर नहीं जा सकती थी, वो खत्म हो गया। अब वो फुटबॉल भी खेल रही हैं, अब वो जिम्नास्टिक्स भी कर रही हैं। उन्होंने उस देश को अब बिल्कुल सोसाइटी को खोल दिया है। सो उस एरिया में जो अरब देश हैं वो ईरान से दूसरे डायरेक्शन में चले गए हैं, लेकिन वो ये सोचना कि वो इस्लामिक वर्ल्ड के नेता बनेंगे वो संभव नहीं है। इस्लामिक वर्ल्ड में हर देश अपनी जगह है और हर देश की अपनी प्रभुसत्ता है और हर देश अपने हित में काम कर रहा है और कई देश उसमें अपने हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत मजबूत भी हो गए हैं इन द प्रोसेस। और ये वही देश हैं जिन्होंने ना तो ये कोशिश की कि हम आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट करें, ना ये कोशिश की कि हम कहीं पे कोई पुराना कोई अपना फैंटेसी जैसे पाकिस्तानियों की है कि कभी लिखा हुआ था कहीं पे गजवाए हिंद होगा। तो अब ठीक है, अगर आपका वो ख्याल है तो अब लगे रहो, लेकिन उस चक्कर में ये बात मैं पहले कई बार कह चुका हूँ। जब मैं सन 85 में पहली बार पाकिस्तान गया था तो मुझे लगा पाकिस्तान के लोग तो बहुत अमीर हैं, हम गरीब हैं, क्योंकि सब कुछ बेहतर था वहाँ पे। हम तो तब टेलीप्रिंटर से टेलीग्राफ ऑफिस में जाके स्टोरीज फाइल करते थे। उनकी टेलीप्रिंटर मशीन्स भी फ्रेंच सेगम मशीन्स थी, हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर की मैनुअल में टैग टैग करते करते उंगलियां टूट जाती थी उनके अंदर। तो वो सब चीज़ों में आगे थे। और जब वापस आके देखा फिगर्स तो 65% उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे आगे थी। इसका मतलब वो हमसे अमीर थे, 2/3 अमीर थे। आज हमसे 60% पीछे हैं और हर साल के साथ साथ वो गैप बढ़ता जा रहा है। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने ये फैंटेसी ले ली कि हम भारत के अंदर गजवाए हिंद करेंगे और इंडिया को तोड़ देंगे। तो भाई अब यही करना है तो आप करते रहिए, लेकिन कोई ये सोचना कि इस्लामिक दुनिया में कोई डोमिनेंट पावर हो जाएगी, ये नहीं होने वाली है। ये फैंटेसी आती रहती है। एक समय सऊदीज की थी, ईरानियंस की 1979 से रही है, 1979 से। पाकिस्तान सोचता है कि हम सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये हर कोई अपनी जगह है और हर कोई अपना हित देख रहा है। जब लड़ाई हो रही है उससे भी नजर आ गया है कि हर देश का अपना हित जो होता है वो सर्वोपरि होता है, वो सबसे ऊपर होता है। जी शेखर, अब ट्रम्प हाल ही में काफ़ी इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दे रहे हैं, तो अगले 2 सवाल ट्रम्प पे ही हैं और ट्रम्प की जो पोजिशनैलिटी है उस पे है। तो पहला सवाल शुभम ने भेजा है, वो पूछ रहे हैं कि अमेरिका ये वॉर इजराइल के लिए लड़ रहा है या सिर्फ उसको फोमो है आने के, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या जो कि ट्रम्प की एक क्लासिकल नेचर रही है कि वो किसी भी चीज से पीछे नहीं रहना चाहते। पहली बात तो है कि फोमो ये फरीद ज़कारिया ने इस्तेमाल किया था पिछले साल जून में, जब 11 दिन इजराइल बॉम्बिंग कर चुका था। 12वें दिन ट्रम्प आ गए और वो फोर्डो में उन्होंने और 2 जगह और नातान्स में और एक और जगह बॉम्बिंग करके बोला अब सारा काम खत्म, लड़ाई माफ करो। और उन्होंने ट्रुथ सोशल लिख दिया और कहा कि इजराइल के जहाज गए हुए हैं, वो जैसे कि जैसे वापस आ जाएं, और मैंने शांति कर दी। तो वो तो फोमो का एक केस लगा जी। फिर उन्होंने कहा कि हमने ईरान के जो एनरिचमेंट फैसिलिटीज थी उनको पूरी तरह से ऑब्लिटरेट कर दिया। अब मुझे लगता है कि फोमो से कुछ ज्यादा है, फोमो से कुछ ज्यादा है, क्योंकि अब उनको ये लगा कि जो अरब देश हैं वो एक तरह से उनके क्लाइंट स्टेट्स हैं। और वो आप देखें कि ऑटोमन एम्पायर खत्म होने के बाद से जो वेस्टर्न पावर्स हैं उन्होंने अरब देशों में इन्वेस्ट किया है जी। उन्होंने ईरान में भी किया था। ईरान में मुसद्दकी की सरकार आई थी, चुन के आई थी सन 53 में। उसको ब्रिटेन और अमेरिकन CIA ने मिलके गिराया था। तब जॉन फॉस्टर डलिस थे और उनके ब्रदर CIA में थे। उनकी अब बुक्स भी आ गई हैं उनके बारे में, उनके सब कुछ डिक्लासिफाई भी हो गया है। तो उन्होंने चुनी हुई सरकार, हालांकि चुनी हुई सरकार इतनी कोई
शरीफ सरकार नहीं थी, पर फिर भी उसको गिराया और वहां पे शाह ऑफ ईरान को डिक्टेटर की तरह राजा बनाया वहां पे। पहले वो था लेकिन नाम के लिए था, चुनी हुई सरकार थी। तो शाह ऑफ ईरान वहां से चले 1979 तक। तो पश्चिमी देशों ने सारे मध्य पूर्व को, मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करके रखा, क्योंकि वहां पे शुरू से पता था कि वहां पे ऑयल है, वहां पे एनर्जी है। पहले ब्रिटेन ने शुरू किया था, क्योंकि जितने नए नए देश बने वहां पे, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन वगैरह, ये ब्रिटेन, अब ये बड़ी थोड़ी पेचीदा बातें हैं, साइक्स पीको अवार्ड वगैरह हैं, जिसके थ्रू फिर इजराइल को भी बनाया। तो ये सारी बातें हुई। अब अमेरिका को लगा कि जो हमारा फुटहोल्ड है वहां पे सारा, ये सब इसको खतरा है, क्योंकि ईरान इस समय, उनकी एनरिचमेंट हमने कम करी होगी, लेकिन उसके पास जो 460 किलोग्राम अभी यूरेनियम था, 60% एनरिच्ड। ये ईरान ने नेगोशिएशंस में बोला कि देखिए हमारे पास ये है, चाहे तो हम 10 बॉम्ब बना सकते हैं, नहीं तो हम इसको कुछ कर लेंगे, इसके लिए हमारे साथ डील कर लीजिए। तो फिर लगा कि अगर वो 460 अभी कह रहे हैं उनके पास है, तो हो सकता है उनके पास 100 किलो कहीं और हो। अगर 100 किलो है, 5 बॉम्ब भी बन जाए तो उसका उसकी बहुत बड़ी बात बनती है। और फिर ये कि ईरानियंस जो थे वो इंजीनियरिंग में बहुत तेज हैं। ईरानियन टेक्नोलॉजी, ईरानियन साइंस की एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन बहुत ऊंचे दर्जे की है। ये अरब देशों से बहुत बहुत आगे हैं और शुरू से ही आगे हैं। उनकी जो एजुकेशन लेवल है, उनकी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है, खास करके अब उनको चाइना की इंजीनियरिंग हेल्प भी है। जितना स्टील चाहिए वहां से मिलता है, जितना अर्थ मूविंग इक्विपमेंट चाहिए वहां से मिलते हैं। तो वो अपने प्रोग्राम को और गहरा जमीन में लेके जा रहे थे। तो इन सब चीजों से मिला के उनको लगा, जो मैं पढ़ता हूँ, कि कुछ करना चाहिए। लेकिन ये साफ है कि वो इसमें प्लान करके नहीं गए। कई बार सरकारें क्या करती हैं, सरकारें कुछ ऐसे काम करती हैं, जैसे बहुत जब पावर होती है ना दिमाग में, तो आप छलांग मार दें प्लेन से पैराशूट चेक किए बिना, फिर रास्ते में जाए तो बोले अरे खुल नहीं रहा। तो कुछ ट्रम्प भी बिना सोचे समझे काम करते हैं। अब देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, और दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर है, नंबर 1 ओनली सुपर पावर है। लेकिन जब से आए हैं तब से उसके 2-4 महीने के बाद से अपने जो माइक वॉल्ट्स उनके एनएसए थे उनको निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने वो सिग्नल के ऊपर एक वो ग्रुप बना दिया था यमन में अटैक करने के लिए, जिसमें एक एडिटर को भी डाल दिया था। हमारे को तो ऐसी किस्मत कभी मिली नहीं इतनी इनसाइड स्टोरी कहीं से मिले। तो उसके बाद से अमेरिका बिना एनएसए के काम कर रहा है। एक ही आदमी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, एक ही आदमी एनएसए है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से ज्यादातर लोग उन्होंने डोज के प्रोसेस में निकाल दिए। तो काफी कुछ ट्रम्प इस समय जिसको बोलते हैं फ्लाइंग ब्लाइंड, उनका वो हिसाब है। और ये सोचना कि सिर्फ मिलिट्री पावर सब कुछ सॉर्ट आउट कर देगी, ऐसा नहीं होता है। खास करके जब आपका मुकाबला ईरान जैसे मजबूत देश और मजबूत पॉपुलेशन के साथ भी हो, और बड़ी पॉपुलेशन के साथ हो। शेखर, अगला सवाल भी ट्रम्प पे ही है कि उनका अरब की तरफ जो रिलेशनशिप है वो कैसा चल रहा है। ये सवाल रीमा ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि अरब देश डोनाल्ड ट्रम्प से काफ़ी नाराज़ हैं। क्या आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया अपनी ऑयल वेल्थ और पेट्रो डॉलर इन्फ्लुएंस का यूज़ करके इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में मदद कर सकता है? देखिए, सबके पास पैसे हैं और सब वो पैसे को यूज़ करते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया ने पीछे उधार भी बहुत लिया है। क्योंकि उनको लगा नए शहर बनाते हैं, वो न्यूयॉर्क सिटी बनाना शुरू किया, कुछ और किया। तो इतना फ्री मनी नहीं है उनके पास जितना पहले हुआ करता था, रिलेटिवली स्पीकिंग। दूसरी बात ये है कि अगर वो ट्रम्प से नाराज भी है तो अब क्या कर पाएंगे? उनको कड़वा घूंट पी के उसको सहना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अपनी शक्ति नहीं है। देखिए, इस दुनिया में एक बात साफ हो गई है कि अगर आप में अपनी सुरक्षा करने की क्षमता नहीं है तो फिर आपको बहुत ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करनी पड़ती है। यूरोप के साथ यही तो हो रहा है। ट्रम्प जो अब 1.25 साल से यूरोप की बेइज्जती कर रहे हैं, बैठा के भी कर रहे हैं, वो इसीलिए है कि यूरोप अपने आप की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है। अभी भी आप देखें, जर्मनी में एक पोल हुई यंग नौजवानों में कि आप में से कितने लोग देश के लिए लड़ना चाहते हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सोचिए कितने प्रतिशत? 16%। मतलब 1 में से 6 से कम ने कहा कि हम लड़ने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो अमेरिकन है लड़ने के लिए। तो यही अरब देशों की समस्या भी है। तो इसलिए वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, वो परेशान बहुत हो रहे हैं। बल्कि मुझे गाना याद आता है,
1968 में एक धर्मेंद्र की फिल्म थी, उसमें ओपी नैयर का म्यूजिक था और मेरे ख्याल एस.एच. बिहारी के लिरिक्स थे। वो न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, ये शीशा तोड़ डाला, प्यार के काबिल नहीं समझा। तो उसमें एक स्टैंजा था, एक लाइन थी, दो लाइन जो इस सिचुएशन में अरब देशों के लिए बहुत अच्छी अप्लाई करती है। तो कहते हैं, तड़प दी भी तो ऐसी दी कि मुश्किल हो गया जीना, चलाए तीर यूं दिल पे कि चलनी हो गया सीना, और उस पे ये सितम है कि हमें घायल नहीं समझा। तो अरब देशों का भी वही हाल है, वो परेशान है, उनको लगता है कि उन्हें लड़ाई में घसीट लिया गया। उन्होंने सोचा कि इजराइल और अमेरिका बाहर से जाके ईरान से लड़ रहे हैं, ईरान से हमारी समस्या है, इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जी। ईरान ने फिर कहा कि देखिए ऐसे है कि राजा को तो नहीं मार सकता मैं, लेकिन राजा की जान तो राजा के तोते में है, तो मैं तोते को मारता हूँ। तो वो जो राजा का तोता है वो अरब देश है, तो इजराइल ने उनको मारना शुरू कर दिया। तो अब वो अरब देशों ने अपनी मॉडर्न आर्मीज बनाई हैं, छोटी छोटी है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन छोटी है, पर उनको लड़ने का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर उनके लड़ने का रिकॉर्ड देखें तो यमन में हुथीस के खिलाफ भी डिजास्टर ही किया है, वो कुछ खास अचीव नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए अब ये ईरान से जाके लड़ना, हालांकि अगर ये आगे चला तो मैं इस बात को रूल आउट नहीं कर सकता हूँ कि खास करके सऊदी और यूएई पहले फिर सऊदी, उनकी एयरफोर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकती है अगर उनके ऊपर अटैक ये चलते रहे तो। सर, अगला सवाल रंगादेश पांडे ने भेजा है। वो बोल रहे हैं कि यूएस 2 वॉर्स में इस वक्त इन्वॉल्व है, यूक्रेन और ईरान इसमें उलझा हुआ है, उसके वेपन स्टॉक भी कम होते जा रहे हैं। क्या ये शी जिनपिंग के लिए ताइवान को फोर्स से ऑक्यूपाई करने का बेस्ट टाइम हो सकता है? अगर यूएस मदद करने के लिए तैयार हो तो वो दूसरे वॉर्स हारने का रिस्क ले सकता है और शायद दूसरे देश उसको इसमें सपोर्ट ना करे, यूएस को सपोर्ट ना करे। क्या ये रियल पॉसिबिलिटी है, और अगर ऐसा होता है तो इंडिया के ऑप्शंस क्या होंगे? देखिए, पहली बात तो कि इंडिया को ताइवान से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर चीन ताइवान के पीछे पड़ जाए तो हमें तो फायदा ही है ना, तो शायद हमारे को थोड़ी रिस्पाइट और मिलेगी। लेकिन इतना आसान नहीं है, ऐसे होने वाला नहीं है। और ये ट्विटर के ऊपर जियोपॉलिटिक्स नहीं होती है आजकल। लोग ऐसे, एक नई चीज पैदा हुई है, आप बहुत ध्यान रखिएगा अपना। लोग इतने लंबे लंबे थ्रेड लिखते हैं ट्विटर के ऊपर, वो मैं बताता हूँ कहाँ से लिखे जाते हैं। वो आप चैट जीपीटी के पास जाएं, ग्रॉक के पास जाएं, उसको जो कमांड दें वो तो आपका पालतू कुत्ता है, आप उसको जो कमांड देंगे वही करेगा। हमारे एक मित्र थे एक ज़माने में, उनका एक कुत्ता था, उसका मैं भूल गया नाम क्या था, लेकिन जैसे मान लीजिए उसका नाम था टाइगर। तो उसको, और वो डीजी पुलिस थे, तो पुलिस की ट्रेनिंग थी कुत्ते की। तो कुत्ता हालांकि था उनका स्पैनियल, तो उसको बोलते थे टाइगर डाई फॉर द नेशन, देश के लिए मर जाता, तो उल्टा होके जीभ बाहर निकाल दिया करता था। तो ये चैट जीपीटी, ग्रॉक, ये कुछ ऐसे हैं। आप उसको बोलिए राइट मी 300 वर्ड नोट एज इफ ईरान इज लूजिंग दिस वॉर, और एज इफ ईरान इज विनिंग दिस वॉर। राइट मी 300 वर्ड नोट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उसमें ईरान कैसे रोक सकता है, उसको अमेरिका कैसे काउंटर, वो आपको एकदम आपको देगा। तो बहुत ऐसे आजकल ट्विटर के ऊपर शुरू हो गया है एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए। और 500, 600, 1000, एक श्रीलंका से आदमी है, शनक पेरेरा कुछ नाम है, शनक अंजेल्म पेरेरा कुछ ऐसा नाम है उनका। अब वो इतने लंबे लंबे रोज लिखते हैं, मैं देखता हूँ बहुत एंगेजमेंट होती है। अब वो काम से क्या है, वो कोई स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, वो कोई स्कॉलर नहीं है, वो कोई डिप्लोमेट नहीं है, वो कोई राजनेता नहीं है, वो पेट ट्रांसपोर्टर है। वो कोविड के टाइम देखा, कोई अमेरिकन था या कोई विदेशी था, उसको बड़ी तकलीफ थी कि मैं जा रहा हूँ, कुत्ता छोड़ के जा रहा हूँ, कुत्ता ले जाने का इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा मैं करता हूँ। तो उन्होंने फिर एक सिस्टम बनाया कि कुत्ते आपके जानवर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर वो कंपनी बना ली, तो काम उनका वही है। अब उनकी जितनी पोस्ट होती है वो 80% उसमें, अगर आप बेसिक फैक्ट चेक करें, अगर आपको बेसिक, जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं पहले 3 महीने में जितना पढ़ते हैं उतनी नॉलेज भी हो, तो आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा कि ये सिर्फ एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए। तो ये लोग फिर ऐसी कई बातें ढूंढ के लाते हैं कि वो ताइवान चला जाएगा। देखिए, चाइना को आप समझिए, चाइना की इकोनॉमी क्या है। चाइना की इकोनॉमी में अपना कंजम्पशन नहीं है, उनके लोग अब कुछ नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी जो जनता है वो बूढ़ी हो रही है। चाइना का इस समय पॉपुलेशन करीब, आप सोचें कि 30 लाख 35 लाख हर साल इस समय घट रही है, हर साल उससे ज्यादा घटती जाएगी। तभी भारत
दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हुआ है, क्योंकि चीन के तो 10 साल से घट रही है अभी। उसकी वजह से, क्योंकि वो बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं, चीन की जो औसत उम्र है बहुत बढ़ गई है। 40.6 साल इस समय हो गई है। भारत की करीब 29 से 2 महीने कम है, लेकिन उनकी 40.6 साल हो गई है। आप कंपैरिजन के लिए देखिए कि अमेरिका की 38 साल है, और 2040 में अमेरिका की 40.6 होगी, जबकि चाइना की 50 हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका में तो इमिग्रेंट्स आते हैं ना, तो वो भी ऐड होते हैं पॉपुलेशन में, और वो बच्चे भी उनके होते हैं। प्लस अमेरिकन बच्चे यूरोप से तो ज्यादा पैदा करते हैं। तो चीन की समस्या ये है कि क्योंकि उनके यहाँ नई पीढ़ियां नए घर नहीं बना रही हैं, शादियां या नहीं हो रही हैं या बहुत लेट हो रही हैं, फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो जो एक घर लेके बैठा वो नया घर नहीं खरीद रहा है, बड़ा घर, गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं, तो उनकी कंजम्पशन बहुत कम है। बहुत कोशिश करी है उन्होंने, लेकिन कंजम्पशन नहीं हो रही है। इस पर आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग सीटीसी भी किया था, उसका आप शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि चीन की ये पूरी निर्भरता अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर है। अब वो एक्सपोर्ट चीन के पिछले साल, हालांकि अमेरिका ने उसके कम किए हैं क्योंकि टैरिफ लगाया है उनके ऊपर बहुत, लेकिन उसके बावजूद चीन के ओवरऑल एक्सपोर्ट $1.2 ट्रिलियन है। 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स, उसमें से भी अमेरिका ने कम किया, फिर भी करीब 600-700 बिलियन डॉलर तो अमेरिका के साथ ही हैं। तो चीन उसे क्यों गवाएगा? तो चीन को खतरा ये नहीं है कि अमेरिका के लड़ेगा या अमेरिका की फौज कहीं और है, अभी लड़ नहीं पाएगी। अभी चीन को अपनी इकोनॉमी संभाल के रखनी है। जिस दिन उसने ये किया, उस दिन चीन की करेंसी उल्टी डायरेक्शन में चली जाएगी। पेचीदा मसले हैं, जैसे हमारे यहाँ हम चिंता करते हैं कि हमारी करेंसी कमजोर हो गई, चीन को तब चिंता होती है जब उनकी करेंसी मजबूत हो जाए, क्योंकि मजबूत का मतलब है कि उनकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। तो वो अभी ऐसा कुछ अपने आप को डिस्टेबलाइज करने वाली बात नहीं करेंगे। उनको लगता है कि आज नहीं तो 8-10 साल में ताइवान वैसे ही उनकी गोदी में आ जाएगा। शेखर, अब इसी मामले में एक सवाल इस पे भी आया है कि इंडिया रशिया और रशिया चाइना के रिलेशंस पे इस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सवाल अनुभव सक्सेना ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं, वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस चल रहा है, इसके दौरान रशिया इस सिचुएशन का काफी फायदा उठा रहा है। क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया रशिया और रशिया चाइना रिलेशंस पे पड़ेगा? क्या रशिया की चाइना पर डिपेंडेंसी कम होगी, और क्या वो इंडिया को कम या बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देगा? हालांकि इन दोनों देशों ने यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया का साथ दिया था। देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि रशिया भारत को कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा था। ये नहीं था कि रशिया भारत, हिंदी रूसी भाई भाई तो आपको डिस्काउंट दे रहा है, ऐसे नहीं था। ये एक EU और अमेरिका ने सिस्टम सेट किया था कि रशिया के खिलाफ तो सैंक्शंस लगी हैं, लेकिन अगर रशिया का ऑयल तेल दुनिया में बिकना बंद हो जाए तो रशिया का जो ऑयल है, दुनिया के ऑयल का बिकने वाले ऑयल का 10% है, बहुत ज्यादा है। अगर वो मार्केट से निकल गया तो दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ जाएंगे। कोई नहीं चाहता था तेल के दाम बढ़े, इसलिए कहा कि रशिया तेल बेच सकता है, लेकिन फिर अब बेच सकता है तो रशिया का फायदा कम कैसे करें जी। तो उन्होंने कहा हम एक सीलिंग फिक्स करेंगे कि जो इंटरनेशनल प्राइस है, रशिया उससे कुछ कम प्राइस पे 10% या 8% उससे कम प्राइस पे, तो अलग अलग टाइम पे, जो कि ब्रेंट का प्राइस था, जो ग्लोबल प्राइस है, नाइमेक्स ब्रेंट जो भी है, मुझे पता नहीं कैसे उसकी बास्केट की कैलकुलेशन होती है, उसके हिसाब से कुछ डिस्काउंट पे रशिया का ऑयल आप खरीद सकते थे। तो वो रशिया की मजबूरी थी और आपको भी उसी दाम पे लेना था। इस दाम पे इसलिए लेना था कि रशिया को ज्यादा फायदा ना हो पाए जी। तो ये सैंक्शंस का हिस्सा था। रशिया आपको कोई फेवर नहीं कर रहा था कि रशिया से आपकी दोस्ती, इसलिए आपको वो सस्ता दे रहा है। और तेल में ऐसे होता भी नहीं है। अब भी कहते हैं कि ईरान चीन को सस्ता दे रहा है। वो सस्ता क्यों दे रहा है? एक सस्ता इसलिए दे रहा है क्योंकि सैंक्शंस हैं, कोई और देश ईरान से ले नहीं सकता, चीन को फर्क नहीं पड़ता, वो ले रहा है। दूसरी बात, उसको चीन से जो चीजें चाहिए वो कोई और उसको देगा नहीं, चाहे उसके पास मशीनरी हो, चाहे उसके जो ड्रोन्स हैं उनके इंजन हो, उसके ड्रोन्स के अंदर चिप्स हो, वो सब चीजें चाइना से मिलती है। तो ये अलग डील्स है। तो इसमें डिस्काउंट कोई फेवर नहीं था, और डिस्काउंट कोई ऐसे नहीं है कि यार तुम दोस्त हो, भाई भाई में
₹2 मैं छोड़ देता हूँ, अपना फायदा कम कर देता हूँ, नफा ऐसे नहीं होता है। ये देशों की आपस की बात होती है। दूसरी बात है, भारत और रूस की जो रिलेशनशिप है वो अपनी जगह पे है। अब देखिए, इतने प्रेशर के बावजूद, 50% टैरिफ के बावजूद ट्रम्प से, बल्कि 50 में सब कुछ ऐड करके 59% हो गया था, उसके बावजूद भारत की जो रशिया से इंपोर्ट थी वो कभी 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे उससे नीचे नहीं गई। ठीक है, 2 बिलियन भी रही है, 2.25 भी रही, लेकिन 1.1 से नीचे नहीं गई, क्योंकि भारत ने बंद नहीं किया। और जिस समय फरवरी में भी था, जो लास्ट महीना लड़ाई शुरू होने से पहले, तब भी भारत की जो बुकिंग्स थी मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि तेल कई महीने पहले बुक होता है, वो ऑलरेडी बुक्ड था। तो भारत कभी उसको पूरी तरह से बंद करने वाला नहीं था, ना किया था। दूसरी बात, चीन और रशिया की रिलेशनशिप बिल्कुल एक अलग दर्जे की है। वो ये है कि रशिया का सबसे ज्यादा तेल तो चीन खरीदता है, और वो पाइपलाइन से खरीदता है तेल और गैस। भारत को जो रशिया बेचता है, रशिया को थोड़ी समस्या है, क्योंकि भारत उसकी पेमेंट डॉलर में नहीं कर सकता, रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर रखा हुआ है। तो भारत उसको मान लीजिए रुपए में पेमेंट करे, तो भारत में कुछ ऐसी चीज नहीं है ज्यादा जो रूस खरीद पाए। ये रूस के एक उप प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने ये बात कही भी थी कि चीन से हमें समस्या नहीं है, चीन से तो सारी गाड़ियां वहां पे आ रही हैं, और चीन से टेक्नोलॉजी आ रही है, चीन से माइक्रोचिप्स आ रहे हैं, चीन से कारें आ रही हैं, चीन से बहुत खरीदने के लिए उनके पास है, कंज्यूमर गुड्स आ रहे हैं, फूड कई तरह के आ रहे हैं, पर भारत के पास ऐसी एक्सपोर्ट करने के लिए चीज नहीं है। तो एक इम्बैलेंस है भारत और रशिया के बीच में। तो रशिया और चाइना की रिलेशनशिप पहले से और स्ट्रांग है। ये सोचना कि इसकी वजह से, क्योंकि रशिया को थोड़ा रिलीफ मिल गया, उनका तेल के ऊपर से सैंक्शन हट गई हैं, तो उनकी डिपेंडेंस चीन के ऊपर कम होगी, ये करेक्ट नहीं है। शेखर, अब गौरव ने एक ऐसा सवाल पूछा है जो शायद सभी सोच रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि पक्के तौर पर कहना ये मुश्किल है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस और असेसमेंट के हिसाब से ईरान, यूएस और इजराइल की वॉर कितनी देर तक चल सकती है? क्योंकि ईरान के पास इस वक्त काफ़ी लेवरेज है और उनके लिए ये वॉर ऑफ सर्वाइवल है, और ट्रम्प भी इजराइल लॉबी और अपनी इमेज की वजह से आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। इस वॉर के 3 बड़े लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे? देखिए, पहली बात तो ये कोई नहीं जानता कि कब खत्म होगी, ये एक तरह से ट्रम्प के ऊपर है, जब वो चाहे। दूसरी बात ये कि ट्रम्प को कोई खास आंख की शर्म नहीं है, वो बंद भी कर सकते हैं, बोले कि मैं तो जीत गया, अभी अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुकी है तो मुझे तो फर्क पड़ता नहीं, मेरे पास तो अपना तेल है, मैं तो दुनिया को बेच रहा हूँ, जिसको फर्क पड़ता है वो आके खुलवा ले। उन्होंने कहा भी था परसों यही बात, इसीलिए मुझे लगता है अभी ये जो उनके एलाइज का स्टेटमेंट आया है कल, इसीलिए आया है। उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, बाकी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, आपको चाहिए ना क्रूड तो आप ले जाओ यहाँ से, मुझे क्या करना है इसमें। तो वो ये कर सकते हैं, लेकिन देखिए ईरान के पास कुछ लेवरेज है। वो लेवरेज ये है इस समय के, एक तो ये कि गल्फ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो रोक सकता है, जो अभी रुकी हुई है। कब तक है मुझे पता नहीं है, क्योंकि किसी समय तो वो खुलेगी, क्योंकि ईरान के अपने जहाज तो जाने हैं, नहीं तो ईरान के पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं आएगा। दूसरी उसकी लेवरेज है अरब देशों के साथ है, क्योंकि अरब देश उनसे डरते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे देश हैं और वो फ्रेजाइल देश है, उनकी इकोनॉमी ईरान से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जितनी स्ट्रांग आपकी इकोनॉमी होती है उतने फ्रेजाइल आप हो जाते हैं, क्योंकि इसको आपके पास खोने के लिए ज्यादा होता है। ईरान के पास खोने के लिए क्या है, तो वो तो 10 साल से डिस्टिट्यूट हैं, इतने सालों से वो सैंक्शंस के अंडर हैं। अगर कतर को आप देखें, जिसकी करीब $1 लाख की पर कैपिटा इनकम है, उनके लिए बड़ी समस्या है थोड़ा भी कुछ हो जाए, क्योंकि उनकी परफेक्ट लाइफ स्टाइल्स हैं, तो उनके लिए उसको अपसेट होना, वो रिस्क उनके लिए बहुत ज्यादा है, वो दूसरी लेवरेज है। पर मुझे लगता है कि अगर समय के साथ साथ चीज देखने वाली है कि कब तक ईरान अपने मिसाइल्स फायर कर सकता है, क्योंकि उनके जो लॉन्चर्स हैं, मिसाइल्स की कमी नहीं होगी शायद, लेकिन जो लॉन्चर्स हैं उनकी कमी अब होती जा रही है। तो जो एस्टिमेट्स मैं देख रहा हूँ, इजराइल और अमेरिका क्लेम करते हैं कि 90% लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय हो गए, मैं कहूँगा करीब मान लीजिए 70% हो गए। हर दिन कुछ लॉन्चर्स, क्योंकि जब एक लॉन्चर मिसाइल लॉन्च करता है वो इमीडिएटली सैटेलाइट उसको पिकअप कर लेती है, और जहाज ऑलरेडी इन एयर होते हैं वो उसके
विद इन सेकेंड्स उसको टारगेट करते हैं। तो एक लॉन्चर को यूज करना एक तरह से राइटिंग ऑफ द लॉन्चर है। तो ये कब तक ईरान उसको मेंटेन कर सकता है? जब तक ईरान इसको मेंटेन कर सकता है तब तक ईरान की लेवरेज रहेगी, लेकिन लेवरेज बढ़ रही है, कम हो रही है, स्टेबल रह रही है, इस सब के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। शेखर, अब अगला सवाल हमारे मतलब का थोड़ा आ जाता है। ये AKP द आर्टिस्ट ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं, उनका सवाल इंटरनेशनल मीडिया कवरेज को लेकर है। वो पूछ रहे हैं कि NYT की जो रीसेंट रिपोर्ट्स में देख रहे हैं कि जब ईरान अटैक करता है तो हेडलाइंस में यूज क्लियरली अग्रेसर दिखाया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये सिलेक्टिव बायस अमेरिकन हिपोक्रेसी को दिखाता है और ऐसे पब्लिकेशंस की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचता है? देखिए, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स देखता हूँ, वॉशिंगटन पोस्ट भी देखता हूँ, रोज पॉलिटिको देखता हूँ, इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल टाइम्स देखता हूँ। अटलांटिक हालांकि वो न्यूज़ नहीं करता है, लेकिन उसके आर्टिकल्स मैं कर्तक लेटर में भी बहुत कोट करता हूँ, लंबे आर्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। मैं नहीं कहूँगा कि इस समय कोई प्रो ट्रम्प या प्रो अमेरिका मूड है कहीं पे। जो अमेरिका के लॉसेस वगैरह भी हैं वो सारे पेपर्स यही बता रहे हैं। बल्कि आप देखें कि अमेरिका के रेडार स्टेशन जो हिट हुए, जो ईरान कर पाया 10 स्टेशन, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन न्यूयॉर्क टाइम्स ने करी है सैटेलाइट पिक्चर्स लेके। और साथ साथ ABC जो है, abc.com पे आप चेक करेंगे, मिलेगा तो उसका लिंक आपको साबिका दे भी देंगे। ABC ने पूरा उसका सैटेलाइट पिक्चर्स, जो कमर्शियल सैटेलाइट्स लेके ये दिखाया है कि ये हुआ है। तो इसमें ये कहना कि वो सिर्फ एक तरफ है, उनकी भाषा भी कोई ऐसी वन साइडेड नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि उनसे शिकायत ज़्यादा होती है इजराइल को, क्योंकि इजराइल सोचता है तो जूइश ओन्ड है, न्यूयॉर्क सिटी तो जूइश सिटी है, जो भी है। और तो इजराइलीज को हमेशा न्यूयॉर्क टाइम्स से तकलीफ रहती है और वो कहते हैं कि वो ज़्यादा अपने आप को इक्विडिस्टेंट करके रखते हैं, या वो क्योंकि वो लिबरल हैं तो गाज़ा के ऊपर भी इजराइल के से बहुत क्रिटिकल रहे हैं। जो अमेरिकन लिबरल मीडिया है वो बहुत गाज़ा के ऊपर, इजराइल के ऊपर बहुत क्रिटिकल रहे हैं। टॉमस फ्रीडमैन, फरीद ज़कारिया जो बड़े बड़े कॉलमनिस्ट भी हैं, ये सब भी रहे हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि इस समय उनकी कोई इतनी वन साइडेड कवरेज है, वो कई चीज़ों को एग्जामिन भी करते हैं। ये ज़रूर है इस समय के हर किसी के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट तेहरान में रखना मुश्किल है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग तो वहाँ पे हैं, BBC से हैं, CNN के कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ काफ़ी समय के लिए गए थे, अब शायद वापस आ गए हैं। 1-2 लोग और भी वहाँ से पोस्ट करते रहते हैं, और अगर और लोग जा पाएँ और ईरानियन और लोगों को आने दें तो ईरानियंस के लिए अच्छा होगा और हम सबके लिए भी समझने में फिर थोड़ा बेहतर रहेगा। शेखर, अब हमारे पास सिर्फ आखिर के 2 सवाल बचे हैं। ये एक सवाल संचित सुमन ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि US NSA तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान के मिसाइल्स फ्यूचर में USA के लिए थ्रेट हो सकते हैं। ये सुनकर इनको हैरानी हुई, क्योंकि लग रहा था कि FM मुनीर और PM शहबाज शरीफ ने ट्रंप के साथ अच्छे रिलेशंस बना लिए थे। आपको क्या लगता है US के इस स्टांस में क्यों बदलाव आया? देखिए, पहली बात तो ये कि एक थोड़ा सा माइनर करेक्शन कर दूं, तुलसी गैबार्ड NSA नहीं है। अमेरिका में इस समय NSA कोई नहीं है, वो DNI है। DNI होता है डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। इसका काम सब चीज़ को कोऑर्डिनेट करना, कहाँ से क्या इनपुट आ रहे हैं और उसको डिस्टिल करके देना है, तो वो DNI है। दूसरा, उन्होंने जो कहा है वो कहा है कि 5 देश ऐसे हैं जो ऐसे मिसाइल बना रहे हैं जिसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन भी लग सकता है, न्यूक्लियर टिप हो सकता है, और वो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। उनमें चीन भी है, उनमें नॉर्थ कोरिया भी है, उसमें ईरान भी है, उसी के अंदर पाकिस्तान भी है। ये वो देश हैं जो कि अमेरिका के गुट में या अमेरिका के साथ नहीं है। उन्होंने ये क्लियरली नहीं कहा कि पाकिस्तान का थ्रेट है, लेकिन ये उन्होंने मेंशन किया है। ये सिग्निफिकेंट है कि मेंशन किया है, लेकिन ये भी बड़ी बात नहीं कि वो बोल रही है कि कल को जाके हमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन निकालने हैं, क्योंकि हर किसी को पता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन है वो ना किसी इस्लामिक कॉज के लिए हैं, ना अमेरिका के खिलाफ हैं, वो सिर्फ इंडिया के खिलाफ हैं। वो इंडिया स्पेसिफिक है। उनके हर न्यूक्लियर वेपन के ऊपर हमारे एक शहर का नाम लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी नेशनलिज्म का एक तरीके से सिंबल है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स। पर ये ज़रूर है कि अगर वो इतने लंबी रेंज के मिसाइल बना रहे हैं तो फिर वो किसको मारेंगे, क्योंकि इंडिया तो इतना बड़ा है नहीं, लेकिन हर चीज़ का अपना डायनामिक होता है। मुझे लगता नहीं कि इस बात का कोई बहुत ज़्यादा महत्व है। दूसरी बात आपने जो बोली कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, वो प्यार व्यार, ट्रंप का प्यार किसने देखा है?
वो मिरेकल कुछ तो कर रहे थे उस समय भारत को चिढ़ाने के लिए, हम्म। क्योंकि भारत ने उनको क्रेडिट नहीं दिया ऑपरेशन सिंदूर का, और ये लोग दे रहे थे। कुछ उनको उम्मीद हो गई कि कुछ क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह कोई वहाँ पड़े होंगे। अभी तो 1.25 साल निकल गया ट्रम्प का, अगर उनकी माइनिंग शुरू भी करेंगे तो अगले प्रेसिडेंट के टाइम में शुरू होगी, इसमें नहीं शुरू होने वाली। और कुछ ये भी था कि उन्होंने जो पैसे दिए, जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो कि क्रिप्टो कंपनी है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लड़के की बड़ी हिस्सेदारी है, मेजॉरिटी हिस्सेदारी है, और स्टीव विटकॉफ जो है, जो उनके स्पेशल एनवॉय हैं, दूत हैं, और वो बिल्डर हैं न्यूयॉर्क के, वो बिना सैलरी के और बिना खर्चे के काम करें, दुनिया भर में अपना जहाज लेके जाते हैं, ताकि चाहे वो मिडल ईस्ट तीसरे दिन जाएं या वो मॉस्को जाएं या वो यूक्रेन जाएं, तो उनके लड़के की भी उसके अंदर भागीदारी है। और उसके अंदर ही एक पाकिस्तानी विस्किडी है, एक समय उसको फोर्ब्स 30 अंडर 30 में उसको बनाया था ग्लोबल लीडर 4-5 साल पहले, 35 साल का है, बिलाल बिन साकिब। तो वो एक पाकिस्तान के कोर कमांडर, पेशावर कोर कमांडर का दामाद भी है, तो उसको भी इसमें मिलाया हुआ है। तो उसमें पाकिस्तान ने कुछ पैसे भी दिए और ये भी बोला कि आप यहाँ पे क्रिप्टो माइनिंग करें, हम आपको 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी अलॉट करेंगे। तो वो सब चक्कर में आके कुछ ऐसे मिले, लेकिन उसके अंदर कुछ मुझे ये भी लगता है कि एक थिंकिंग थी कि बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है, कल को हमें ईरान में खुराफात करनी है तो इसको अपनी पॉकेट में रखना चाहिए, क्योंकि ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है। लोग भूल जाते हैं कि ईरान और पाकिस्तान की करीब 905-907 किलोमीटर की सीमा है, और वो खुली सीमा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इसके अलावा मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ऐसा प्यार मोहब्बत है। शेखर, आज का आखिरी सवाल हमको वापस इंडिया की तरफ ले आता है। ये सवाल अर्जुन ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक के खिलाफ एनएसए का केस वापस ले लिया और हरियाणा सरकार ने अली खान महमूदाबाद के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन करने से मना कर दिया। दोनों को पहले एंटी नेशनल कहा गया था और उनकी लिबर्टी भी क्वेश्चनेबल लीगल ग्राउंड्स पर ली गई थी। ऐसे इनजस्टिस को फ्यूचर में रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें दोनों में एक पॉपुलर सपोर्ट थी इन दोनों की। हालांकि दोनों को सोशल मीडिया पे बहुत गाली दी गई और सोशल मीडिया पे ट्रायल किया गया, और एक को एंटी नेशनल बोला गया, दूसरे को कम्युनल बोला गया। अब दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़रूरी नहीं कि हम हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करें। अगर हम हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करेंगे फिर तो हम क्लोन पैदा होंगे, है ना। ये जैसे टिश्यू कल्चर होती है, हर केले का पेड़ आजकल टिश्यू कल्चर से बनता है। हम तो केले के पेड़ हैं नहीं, इंसान है। तो सिर्फ इसलिए कि किसी का व्यू अलग है उसको जेल में डाल दें, उसके ऊपर इतने खूंखार आरोप लगा दें, और उसको एनएसए जैसे कानून, एनएसए के अंदर तो आप सालों के साल बंद रह सकते हैं। तो ये देर आया दुरुस्त आया, 6 महीने के बाद उनका एनएसए विड्रॉ किया। पर मुझे लगता है इसीलिए किया क्योंकि ये भी लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद इसको स्ट्राइक डाउन कर दे, क्योंकि वो केस बनता ही नहीं था। और ऐसे अली खान महमूदाबाद का बिल्कुल भी कोई केस नहीं बनता था, 0 केस बनता था। उसमें आर्गुमेंट था तो सिर्फ ये था कि यूनिवर्सिटी को उनको डिफेंड करना चाहिए था कहीं, और यूनिवर्सिटी ने कहा कि उन्होंने जो कहा वो हमारे यूनिवर्सिटी के टीचिंग के काम में या कोई पेपर लिखने में या टीचिंग में लेक्चर में नहीं कहा, ये उन्होंने पर्सनल व्यू किया था, तो ये उनका पर्सनल इशू है। वो एक डिबेट है, लेकिन उस डिबेट के अलावा उनका कोई कसूर ऐसा कि उसके ऊपर क्रिमिनल केस हो जाए या उसको 1 या 2 दिन भी उसकी लिबर्टी आप ले जाएं। देखिए, किसी की भी लिबर्टी 6 घंटे के लिए भी अगर कोई आपका हाथ पकड़ के खड़ा हो जाए कि आप जा नहीं सकते, आपको कितना बुरा लगेगा। तो ये दोनों एक तरह से बहुत ही बेवकूफ़ी के काम थे। अब बेवकूफ़ी के काम हंसने वाले नहीं होते हैं। हमारे लिए हंसना आसान है, लेकिन जिसकी आज़ादी जाती है वो थोड़ा हंस सकता है। ना वो, ना उसका परिवार, ना उसके मित्रगण, सब तो परेशान होते हैं। तो ये अब अक्लमंदी करी, और इसके ऊपर हमने 2 50 वर्ड एडिटोरियल भी लिखे थे। आप अगर हमारी 50 वर्ड एडिट्स नहीं फॉलो करते तो करिए, क्योंकि हमारी सोच ये है कि एडिटोरियल में तो आपको एक ओपिनियन देनी है ना, तो आप 500 वर्ड में ज्ञान क्यों पेलते हैं। आप सीधा बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो 50 वर्ड एडिटोरियल्स हैं, आप देखिए। एक दोनों आपकी स्क्रीन पे आएंगे और कुछ देर रहेंगे ताकि आप उनको देख सकें। एक ये सोनम वांगचुक के ऊपर है और एक अली खान महमूदाबाद के ऊपर है। लेकिन जो भी हुआ, इसके अंदर सरकार को अकल आई और उन्होंने जो एक बिल्कुल ही बेवकूफ़ी भरा कदम पहले लिया हुआ था उसको वापस लिया। लेकिन सच्चाई है कि लेना चाहिए ही नहीं था। और
देखिए इसको आगे से रोका कैसे जाए, यही है कि पब्लिक ओपिनियन में, मीडिया में, कम से कम वो सब लोग मीडिया में जो कि एक तरफ का ढोल लेके सेंसेशनलिज्म नहीं करते हैं, तो उन सबको बोलना चाहिए और सरकार को भी अकल आनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप इतनी नाइंसाफी करते हैं तो कहीं ना कहीं तो फिर आप पकड़े जाते हैं। जी शेखर, आज का हमारा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ऑडियंस के इतने इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब देने के लिए। हम आपके पास फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक और शेखर से सवाल के साथ।